रामपुर गांव की मिट्टी में पली बढ़ी, जहां सुबह की पहली किरणें सूरजमुखी के खेतों को सोना बना देती थीं। वहीं रहता था सुरेश, एक सीधा सादा किसान। उसकी दुनिया उसके छोटे से खेत, उसकी प्यारी पत्नी राधा और उनकी दो नन्ही बेटियों के इर्द गिर्द घूमती थी। हर दिन सूरज के साथ उठता, अपने खेतों में पसीना बहाता और शाम को घर आकर बच्चों की हंसी में अपनी सारी थकान भुला देता। जीवन एक शांत नदी की तरह बह रहा था, जिसमें कोई उथल पुथल नहीं थी। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया, जो अपनी लालच और अन्याय के लिए कुख्यात थे, ने एक फरमान जारी किया। गांव के सबसे उपजाऊ हिस्से को, जो पीढ़ियों से किसानों के परिवारों के लिए जीवन रेखा रहा था, एक बड़े उद्योगपति को लीज पर देने का फैसला हुआ। इस जमीन के बदले में उद्योगपति ने भारी रकम देने का वादा किया था, जिसमें से मुखिया का भी हिस्सा तय था। लेकिन इस सौदे का मतलब था कि सुरेश और उसके जैसे कई किसानों को अपनी पुश्तैनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा और उन्हें कहीं और जाकर फिर से शुरुआत करनी होगी, जिसका कोई भरोसा नहीं था। सुरेश के दिल में एक तूफान उमड़ पड़ा। उसने अपने पुरखों की जमीन देखी थी, उसी पर उसने अपनी बेटी की शादी का सपना देखा था। लेकिन मुखिया ने उसे एक और रास्ता सुझाया। सुरेश, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो तुम्हें भी थोड़ा हिस्सा मिलेगा। तुम्हारी जमीन बची रहेगी और तुम्हें कुछ और पैसा भी मिल जाएगा। बस कुछ कागजों पर दस्तखत करने होंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। सुरेश के सामने एक भारी दुविधा थी, या तो वह अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहकर सब कुछ खो दे, या फिर एक छोटा सा झूठ बोलकर, गलत का साथ देकर अपना छोटा सा फायदा देख ले। क्या ईमानदारी की कीमत इतनी कड़वी होती है कि उसे त्यागना ही पड़े? मुखिया की बातों ने सुरेश के मन में एक जहर घोल दिया था। रातें बेचैन हो गईं। हर बार जब वह अपनी बेटियों के सोते हुए चेहरों को देखता, तो उसे लगता कि उसे कुछ करना होगा। मुखिया का लालच भरा प्रस्ताव उसके कानों में गूंजता रहता, थोड़ा सा झोल और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर उसके पुरखों की जमीन, जिस पर उसके पूर्वजों ने खून पसीना बहाया था, उसे पुकार रही थी। गांव के एक छोर पर बरगद के नीचे बूढ़े वैद्य जी बैठते थे। वे गांव के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति माने जाते थे। सुरेश ने अपनी दुविधा उनके सामने रखी। वैद्य जी ने ध्यान से सुना, फिर उन्होंने सुरेश की आंखों में झांका। बेटा सुरेश, उन्होंने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह हमारी पहचान है, हमारी विरासत है। जिसे हम खो देंगे वह पैसा फिर कमा लेंगे, लेकिन अपनी आत्मा को बेचकर जो मिलेगा वह कभी सुकून नहीं देगा। वैद्य जी की बातें सुनकर सुरेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुखिया का दबाव कम नहीं हुआ। मुखिया के आदमी उसे बार बार डराने लगे, अगर तुम मुखिया के खिलाफ गए तो तुम्हें गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। सुरेश के दोस्त भी कहने लगे, भाई ऐसे पंगे में मत पड़ो, मुखिया से बैर मोल लेना ठीक नहीं। सुरेश के कदम लड़खड़ाने लगे। एक पल उसे लगता कि वह वैद्य जी की बात मानकर सत्य का मार्ग चुनेगा, तो अगले ही पल उसे अपने परिवार का भविष्य और अपनी जान का डर सताने लगता। वह इस कदर उलझ गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। क्या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसे झुक जाना चाहिए, या फिर थोड़े से समझौते के साथ आगे बढ़ना चाहिए? रात का सन्नाटा गहरा रहा था। सुरेश अपने आंगन में बैठा था, जहां बचपन से लेकर जवानी तक का हर पल उसने बिताया था। चांद की ठंडी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे अपनी माँ की कही बात याद आई, बेटा, इंसान की असली दौलत उसका जमीर होता है। अगर वो मैला हो गया तो दुनिया की कोई भी दौलत उसे साफ नहीं कर सकती। उसे अपने पिता का वह चेहरा भी याद आया, जिन्होंने कभी किसी से छल नहीं किया, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न रहे हों। उसने अपनी बेटियों के खिलौनों को देखा, उनकी मासूमियत से भरी मुस्कानें उसकी आंखों के सामने तैर गईं। क्या वह उन्हें ऐसी दुनिया देगा जहां सच बोलना एक गुनाह हो, जहां न्याय सिर्फ ताकतवर का हो? नहीं, यह वह रास्ता नहीं था जो वह चुनना चाहता था। उसे अपने अंदर छिपे डर और लालच का एहसास हुआ। डर कि सब कुछ खो जाएगा, और लालच की थोड़ा सा समझौता करके चैन की नींद सो लेगा। लेकिन आज इन दोनों पर विजय पाने का समय था। उसने वैद्य जी की बात को फिर से याद किया,
अपनी आत्मा को बेचकर सुकून नहीं मिलेगा और उसकी माँ की सीख, जमीर को मैला मत होने देना, यह सब सुनकर उसे अपने अंदर एक नई शक्ति का संचार महसूस हुआ। उसे समझ आया कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि उन मूल्यों में है जिन्हें हम बनाए रखते हैं। उसने ठान लिया, वह डर या लालच के आगे नहीं झुकेगा, वह सच्चाई का साथ देगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उसने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया कि वह गांव के उन सभी लोगों के लिए आवाज उठाएगा जिनकी आवाज दबाई जा रही थी। अगले दिन रामपुर की चौपाल में पंचायत बैठी। हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। मुखिया और उद्योगपति के चालाक नुमाइंदे अपनी तैयारियों के साथ आए थे, मानो वे पहले से ही जीत का जश्न मनाने को तैयार हों। जैसे ही जमीन के सौदे की बात उठी, सुरेश अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, केवल एक अलौकिक शांति और आंखों में अटूट दृढ़ता थी। सबके सामने उसने मुखिया के उस काले सौदे का सच खोलकर रख दिया। उसने स्पष्ट किया कि कैसे ग्रामीणों को धोखे से गलत कागजों पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे और कैसे यह सौदा पूरे गांव को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकेगा। मुखिया ने उसे रोकने की कोशिश की, धमकी भरे लहजे में कहा, सुरेश, तुम गांव के नियमों को भूल रहे हो। लेकिन सुरेश अडिग रहा। उसने अपनी बात पूरी मजबूती से रखी, अपने तर्कों से सबको सहमत कराया और उन डरे हुए ग्रामीणों का समर्थन हासिल किया जो अब तक चुप थे। धीरे धीरे सच्चाई की रोशनी ने मुखिया के झूठ के अंधकार को चीरना शुरू कर दिया। गांव के और भी लोग सुरेश के साथ खड़े हो गए। उनकी आवाज में भी वही हिम्मत थी। स्थिति की नजाकत को भांपते हुए उद्योगपति के नुमाइंदे चुपचाप खिसक गए। सौदा रद्द हो गया। मुखिया को अपनी हार माननी पड़ी। गांव वालों ने सुरेश का नाम लेकर जय जयकार किया। यह केवल जमीन की जीत नहीं थी, यह ईमानदारी और साहस की वह मशाल थी जिसने सबको राह दिखाई। सुरेश को न तो उद्योगपति से कोई रिश्वत मिली, न ही मुखिया से कोई विशेष लाभ, लेकिन उसे जो मिला वह कहीं अधिक कीमती था। अपने अंदर का संतोष, परिवार का सम्मान और गांव वालों का अटूट विश्वास। शाम को घर लौटते ही राधा दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। आज आपने यह साबित कर दिया, उसने कहा, कि आप सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि हमारे असली नायक हैं। सुरेश ने अपनी बेटियों को गोद में उठाया और कहा, बच्चों, जीवन का सबसे बड़ा धन वह है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वह है हमारा जमीर। उस रात रामपुर गांव की हवा में एक ऐसी शांति थी जो हर उस दिल को सुकून दे रही थी जिसने आज सच्चाई का दामन थामा था।